और फिर हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इस पर्सन को जोरदार पंच लगता है और ये जमीन पे गिर जाता है। ये दोनों इस सीन को देख के काफी ज्यादा शॉक थे और साथ ही साथ इस पर्सन के नोज में से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इतने में ये कहता है तुम तो एक बच्चे से भी काफी ज्यादा वीक हो ओहन। ये था विकर वैन बास्कर जो अब 17 साल का हो चुका था। ओहन कहता है तुमने एक बार फिर से मेरे साथ ऐसे किया है। वीवी ये कहते हुए चल पड़ता है चलो इसे यही खत्म कर डालते हैं। पीछे से उसे आवाज देते हैं विकर तुम भागते हुए कहाँ जा रहे हो। वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ऑन कहता है कि जब से इसकी बॉडी रिकवर हुई है ये पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। ये पर्सन कहते हैं हाँ बिल्कुल ये मैडम एन तक पहुंच चुका है। साथ ही ये लड़का कहता है कि रुको तुम इसे मैडम एन से क्यों कंपेयर कर रहे हो। ये कहता है ऑन इसने तुम्हारी नाक तोड़ डाली है। ऑन कहता है नहीं इसने मुझे मारा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये कहता है क्या तुम ये क्या कह रहे हो। ऑन इन्हें कहता है कि इसकी कलाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ये मुझे मारने ही वाला था। साथ ही इसने अपना हाथ रोक लिया। ये पर्सन बहुत हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम इसकी कलाई के एयर प्रेशर से ही जख्मी हो गए हो। और फिर हमें वीवी दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था और कहता है कि अब मैं इसे परफेक्टली कर सकता हूँ। वो 6 टेक्निक के बारे में बात कर रहा था और कहता है कि अब फाइनली मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि मैं इस 6 फैंग को झेल सकूं। अभी भी काफी समय बचा है 10 टेक्निक तक पहुंचने में। अभी मैं सिर्फ 17 साल का हूँ और मेरे फैंग 6 हो चुके हैं जो कि बहुत बड़ी बात है। और वो बताता है कि अब मेरे पास 6 मानव सर्कल्स के साथ साथ मैं हाई रैंक ग्रेजुएट हो चुका हूँ। इन सब में सबसे बड़ा आज जैक रिवर का, डिमोनिक सोर का और इस बेल्ज़ेबब का। उसके साथ साथ जो टेक्निक्स मुझे ब्लॉक से मिली है उन सब को यूज करते हुए मैं 6 फैंग तक पहुंच चुका हूँ। और ये सब तक पहुंचने में मुझे 2 साल लगे हैं। और क्या अब मुझे ब्लॉक्स को गुड बाय कह के यहाँ से जाना पड़ेगा। और फिर इस वुल्फ को चिल्लाने की आवाज आती है और फिर हम इस घरे को देखते हैं जहाँ विवी से देख रहा था। और विवी एन से कहता है कि ये तो किसी खतरनाक स्नेक का ट्रैक है जिसे मुसुसु कहा जाता है। ये काफी ज्यादा बड़ा होता है। अगर हम इसे पकड़ ले तो अगले 4 दिन के लिए हमारा पूरा विलेज मेट खाएगा। विवी एन की तरफ देखता है और कहता है कि एन तुम किस बारे में सोच रही हो। मैं यहाँ तुम्हारे से शिकार की बात कर रहा हूँ और तुम अपने ही हालों में गुम हो। एन एकदम कंफ्यूजन में कहती है नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। इतने में एन विवी को बताती है कि एक हंटिंग ग्रुप ने मुझे तुमसे कुछ कहने के लिए कहा था। विवी मन में सोचता है कि क्या ये मेरे से कुछ छुपा रही है। साथ ही वो इस चाकू को निकालती है और कहती है कि उस हंटिंग ग्रुप ने मुझे ये डैगर दिया था और कहा था कि ये तुम्हारे साथ पहुंचा दे। क्या तुम इसके बारे में जानते हो। विवी कहते हैं हाँ ये तो एक फेमस एम्बलम है। और फिर विवी बताता है कि ये लिवाय क्लैन उन 7 इंपेरिकल क्लैंस में थी जिसमें बास्करविले क्लैन भी आती थी और इसे आयरन ब्लडेड सॉर्ड क्लैन भी कहा जाता था। एन कहती है कि हमने एक हंटिंग ग्रुप में से इस पर्सन को पकड़ा था लेकिन इसने एक पॉइजन निकाला और ये उसे पी गया जिस वजह से वो मारा गया। उसके पास से हमें ये डैगर मिला था। और विवी साथ ही उसकी तरफ काफी हैरानगी से देखता है कि आप क्या बताने लगी है। वो कहती है मेरे पास कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। एन विवी से पूछती है कि क्या तुम अपने होमलैंड में वापस नहीं जाना चाहते विकर। विवी कहता है ये तुम्हें क्या हो गया और अचानक से तुम इस तरह के क्वेश्चंस क्यों कर रहे हो और मुझे तुम्हारा एक्सप्रेशन काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है। एन कहती है कि मुझे झूठ बोलना और कुछ छुपाने से काफी ज्यादा नफरत है। सो जो बात है वो मुझे बताओ। मुझे लग रहा है कि तुम कोई गोल को पूरा करने यहाँ आए हो। विवी उसकी तरफ काफी ज्यादा हैरानगी से देखता है और कहता है इसे कैसे पता इन सब बातों का। एन विवी को देख के मन में सोचती है कि ये बात मुझे इसे बतानी भी चाहिए या नहीं। लेकिन वो दिल में पॉइजन रखते हुए कहती है कि ये लड़की स्लीप फॉरेस्ट के अंदर आई थी। 2 साल बीत चुकी है तुम्हें उस मैडम के साथ फाइट किए हुए। और वो जो लड़की तुम्हारे साथ होती थी आज भी वो एक सर्च पार्टी के साथ इस डीप फॉरेस्ट में इन्वेस्टिगेट करने आती है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें तलाश करना चाहती है। क्या तुम उसके साथ चले जाओगे। एन मन में सोचती है क्या अब ये मेरे से पीछे हो जाएगा क्योंकि ये बात मैंने से छुपाई या ये उसके साथ चले जाएगा या तो मुझे इसे ट्राइब के रूल्स के मुताबिक रोक लेना चाहिए। वीवी कहता है नहीं अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। कहती है क्या वाकई। वीवी कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल परेशान ना हो। एन ये सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बात ही अपने वुल्फ को आकर के कहती है देखो फिकर अब यहाँ से नहीं कहीं जाएगा। वीवी मन में सोचता है कि क्या एम्पायर को पता चल चुका है कि मैं जिंदा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि वो इस बारे में नहीं जानते। मुझे वापस तभी जाना पड़ेगा जब मैं अपनी पावर्स को छुपा सकूं स्पेशली जब मैं हुगो से अपनी पावर्स को छुपाऊं ताकि वो मुझे पहचान न सके। क्या एन जिस लड़की के बारे में बात कर रही है वो केएमएस स्मोक है। क्या वो मुझे अभी तक नहीं बोली या ये कोई डिप्लोमेटिक इवेंट की वजह से मुझे तलाश कर रही है या तो फिर भास्कर विले ने मॉक्स को इजाजत दे रही है कि वो इस डेपर फॉरेस्ट में जाके अपनी रिसर्च पूरी कर सके। मुझे लगता है कि अब मुझे भी इन्वेस्टिगेट के लिए निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि इस फॉरेस्ट के बाहर क्या चल रहा है। इतने में पानी में
में से छलांग मारती हुई ये फिश बाहर को निकलती है। ये दोनों इस सीन को देख के काफी ज्यादा शौक थी कि यहाँ क्या चल रहा है। ये फिश काफी ज्यादा बड़ी लग रही थी देखने में। इतने में ये चिल्लाती है, बीवी कहता है ये तो एक लॉन्ग फिश है। एन कहती है इसे देखने से लग रहा है कि काफी ज्यादा तेज बारिश शुरू होने वाली है और इसका साइज तो देखो काफी ज्यादा बड़ा है। बीवी कहता है रुको, ये देखो ये क्या चीज है। इतने में बीवी आगे बढ़ता है और उसका पेड़ काट डालता है और जैसे ही वो अंदर इस सीन को देखा है तो काफी ज्यादा शौक था। एन कहती है कि इसके कपड़ों को देख के लगता है कि ये लोगों को विलेज से है, लेकिन ये लॉन्ग फिश तो काफी ज्यादा स्टूपिड होते हैं और ये मरे हुए लोगों को ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन इस सीन को देख के काफी ज्यादा स्ट्रेंज फील आ रही है। विवी कहता है कि इसे देखने के बाद ये तो काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था, क्या इनका ट्राइब इतनी बुरी सिचुएशन में से गुजर रहा है। इतने में वो उस ट्राइब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए निकल पड़ते हैं। अपने सामने ये सीन को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ क्या हुआ है और काफी ज्यादा लोग मरे हुए यहाँ पड़े हुए थे। विवी कहता है कि क्या सारे लोगों को वॉरियर्स मारे गए हैं। इतने में विवी आगे बढ़ता हुआ इस वॉरियर का हाथ पकड़ता है और मन में सोचता है कि ये वॉमिटिंग और ये डायरिया ये तो किसी खतरनाक सिचुएशन है। इतने में एन कहती है विवी उधर देखो। विवी कहता है यहाँ देखने में ऐसे लग रहा है ये काफी समय से भूखे लोग थे और यहाँ इनके सरों को लटकाया गया था। इतने में विवी आगे उस ट्राइब के अंदर बढ़ता है और कहता है कि ये इतनी ज्यादा स्ट्रेंज सिचुएशन है, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा। इतने में एन आगे बढ़ते हुए इसके हेमे को उठाती है और कहती है क्या लोगों को ट्राइब यहाँ से कहीं और मूव हो चुके हैं। इतने में वो इस सिचुएशन को देख के काफी ज्यादा शौक थी और कहती है देखो यहाँ भी एक पर्सन मरा हुआ पड़ा है। विवी कहता है रुको, मेरे सामने भी एक पर्सन यहाँ मरा हुआ है। विवी कहता है यहाँ एक खतरनाक मर्ज पहुंच चुकी है जिसकी वजह से सारा लोगों को ट्रैप खाली हो चुका है और इसे रेड डेथ भी कहा जाता है। ये फर्स्ट क्लास इन्फेक्शन होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता बारबेरियंस को खत्म कर डालता है और ये सारा इन्फेक्शन हमारे इर्द गिर्द फैला हुआ है। एन कहती है तो चलो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है और अपनी जान को बचाना है। विवी कहता है तुम्हें इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एन गुस्से से कहती है नहीं, हम यहीं से वापस जा रहे हैं, अगर हम आगे बढ़े तो हम मारे जाएंगे। विवी कहता है सारा लोगों को ट्रैप नहीं मारा, इनमें से कुछ लोग यहाँ से भाग चुके हैं, जैसे कि ये काफी ज्यादा बुरी हालत में थे तो वो इन्हें छोड़ के यहाँ से निकल चुके हैं। तो मुझे अब आगे बढ़ना है और इन्हें तलाश करना है और असल वजह जाननी है। एन मन में सोचती है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं डरता ऐसी सिचुएशन से और फिर एन अपने पीछे देखती है और डर के नीचे गिर जाती है। विवी कहता है एन तुम्हें क्या हुआ। एन कहती है वो देखो वहाँ एक भूत आ गया है, ये बची नहीं, ये तो कोई जिन लग रहा है, चलो हमें जल्दी से यहाँ से भागना है। विवी कहता है रुको, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं देखा हूँ ये क्या चीज है। एन काफी ज्यादा दर्द में थी, उसकी टांग पे मोच आ चुकी थी। विवी आगे बढ़ता है और मन में सोचता है कि ये बच्ची की हालत देखने से लग नहीं रहा ये लोगों को ट्राइब से है और अगर ये लोगों को ट्राइब से है तो ये जिंदा कैसे बच गई है। विवी से पूछता है कि तुम कौन हो। वो विवी को काफी हैरानगी से देखती है और विवी को बताती है कि इन लोकोकोस ने मुझे गुलाम के तौर पे पकड़ लिया था। विवी कहता है अच्छा तो लोकोको ट्राइब में तुम अभी एज अ स्लेव थी। विवी से कहता है तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है मेरा नाम पोमेरेन है। विवी कहते हैं ये तो एक इम्पीरिकल नेम है, क्या ये बच्ची किसी इम्पीरिकल से ताल्लुक रखती है और इसे लोकोकोस ने पकड़ लिया है। वो कहती है हाँ मैं लेबास्कर से हूँ। विवी इस सीन को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या तुमने क्या कहा है, क्या तुम दोबारा से वो कहोगी। वो कहती है हाँ मेरा नाम पोमीरेन है और मैं लेबास्कर से बिलोंग करती हूँ। और फिर विवी बताता है कि बास्कर विले में 3 तरह के मिडिल नेम होते हैं। पहला जो हाउस ब्रांच से होता है उसे वैन कहा जाता है जो कि मैं हूँ। दूसरा वो पर्सन जो मेन हाउस से होता है उसे ली कहा जाता है और तीसरा वो जो मेन हाउस से तो होता है लेकिन वो मिडिल नेम लड़कों का नहीं बल्कि लड़कियों को दिया जाता है जो मेन हाउस से होते हैं उसे ले कहा जाता है। वो कहती है कि मेरा नाम पोमीरेनियन लेबास्कर है। विवी मन में सोचता है ये तो मिडिल नेम ले है और इस नाम के बहुत ही कम लोग मैंने क्लैन में देखे हैं। एन कहती है फिकर उसकी तरफ देखो, ये तो मुझे तुम्हारी क्लैन का सिंबल लग रहा है। विवी आगे बढ़ता है और उसके लॉकेट को पकड़ लेता है। इतने में चिल्लाते हुए कहती है मेरे लॉकेट से पीछे रहो। विवी से देख के काफी ज्यादा शौक होता है और कहता है कि ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ये तो हुगो बास्कर है लेकिन ये बाकी दोनों कौन है और ये पर्सन यहाँ क्या कर रहा है। वो विवी की ये बात सुन के काफी ज्यादा डर जाती है और कांपना शुरू कर देती है। इतने में विवी गुस्से से कहता है कि ये जो पर्सन इन पिक्चर में है ये कौन है और तुम इन्हें कैसे जानती हो। एन कहती है ये तो एक बच्ची है, अगर तुम इसे ऐसे बात करोगे तो ये तुम्हें कैसे जवाब देगी, तो तुम्हें इसे अच्छे से बात करनी चाहिए। विवी मन में सोचता है कि हाँ मैं तो काफी बुरे से बोला लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इस पिक्चर को देख के काफी ज्यादा शौक हो गया था। इतने में विवी से कहता है कि इस पिक्चर में जो लोग हैं वो कौन है, लेकिन वो विवी की तरफ काफी ज्यादा हैरानगी से देख रही थी। एन कहती है कि गुलाम तुम्हें स्माइल करने का तरीका भी नहीं पता। विवी इस बात को सुन के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और
और फिर वो बीवी को बताती है कि इसमें मेरी मॉम, मेरी ग्रैंड माँ और मेरे ग्रैंड पा है। बीवी कहता है ग्रैंड पा, जिसका मतलब है बैरमोर ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक था। इतने में हमें बॉस का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैरमोर बीवी से कहता है कि तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन जो क्लैन हेड है वो काफी ज्यादा लविंग और जेंटल पर्सनैलिटी है। बीवी कहता है कि क्लैन हेड बोले भास्कर, मैं नहीं जानता कि इस भास्कर विले में इस बात को कोई भी मानने को तैयार भी होगा। वो बताता है कि नहीं, सच ये है कि भास्कर विले क्लैन के हेड एक अपनी पहली बीवी से काफी ज्यादा प्यार करते थे और उसकी काफी केयर भी करते थे, लेकिन वो बीमारी की वजह से चल बसी। सिर्फ इसी रीजन की वजह से क्लैन हेड नहीं बदले। उनकी पहली बीवी में से उनकी एक बेटी थी जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन उनकी बेटी को बारबेरियंस उनसे चुरा के ले गए। हुआ ने अपनी सारी आर्मी को उन्हें पकड़ने में लगा दिया, लेकिन एट द एंड वो सारे हंटर्स मिलके भी उसे तलाश करने में नाकाम रहे। वो काफी समय तक उसे ढूंढने में लगा रहा। एट द एंड वो हुगो को नहीं मिली, जिससे हुगो बहुत ज्यादा निराश हुआ और उसकी आंखों में से खून के आंसू जारी हो गए, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी बीवी की प्यार की आखिरी निशानी भी वही थी। उस इंसिडेंट के बाद से हुगो बारबेरियंस के बहुत ज्यादा खिलाफ है और उसने काउंटलेस मशीन्स बारबेरियंस को खत्म करने के लिए छोड़ी। बीवी मन में सोचता है, अच्छा तो इस वजह से हुगो ऐसा बन चुका है जो कि मैं नहीं जानता था। जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था अभी वो मेरे सामने मौजूद है और जिंदा भी है। बीवी कहता है ये वही बच्ची है जो रॉक्स की बेटी है, जिसे हुगो बहुत ज्यादा प्यार करता था। अगर तो मेरा गैस ठीक है तो ये हुगो की डायरेक्टली ग्रैंड डॉटर है। हुगो ने अपने सारे बच्चों को बारबेरियंस के खिलाफ एज अ टूल यूज किया और वो अपनी इस ग्रैंड डॉटर को देखेगा तो उसके क्या रिएक्शन होंगे। इतने में बीवी उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि ऐसे लगता है कि रोकोको ने तुम्हारी देखभाल सही से नहीं की, चलो तुम मेरे साथ चलो। इतने में बीवी की तरफ काफी हैरानगी से देखी है और बीवी से कहती है कि तुम्हारे हेयर्स और आई मेरी मॉम के जैसे दिखते हैं। बीवी कहते हैं हाँ, बारबेरियंस डॉग एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं, तो तुम मुझे अपना अंकल भी कह सकती हो। इतने में कहती है अंकल, और इस फ्लावर को देखते हुए मन में सोचती है कि मेरी मॉम ने कहा था कि अगर तुम्हें कोई रेड आईज वाला पर्सन मिले तो उसके साथ चली जाना। बीवी कहता है तो चलो तुम मेरे साथ चलो। इतने में वो बीवी से कहती है अंकल चलो मैं आपके साथ चलूंगी। ये वो सीन था जहाँ एक ही क्लैन के दो ब्लड लाइन पर्सन एक दूसरे से मिल चुके थे और फिर वापिस से हमें ब्लॉक वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये हेमर से निकलते हुए कहती है अंकल आप कहाँ जा रहे हैं। बीवी कहता है बेटा मुझे इस क्लैन के हेड ने मीटिंग के लिए बुलाया है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। वो कहती है अंकल क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ, और भागते हुए बीवी के साथ चिपक जाती है। बीवी कहता है ऐसे लगता है ये अकेले रहने में काफी ज्यादा डर रही है और ये अच्छा भी है, ये मेरे साथ घुल मिल चुकी है, अभी इसे पालने में मुझे काफी ज्यादा आसानी होगी। और इसे गले लगाने के बाद बीवी मन में सोचता है कि यार इसकी तो मैं मदद भी नहीं कर पाया और मैं इसे इस विलेज में नहीं छोड़ सकता और इस बच्ची को मैं हुगो के पास भी नहीं ले जा सकता, लेकिन मुझे इसकी परवरिश एज एम्पिरिकल कर्चल में ही करनी है। मुझे लगता है कि इस समय मुझे चीचू से मदद हासिल करनी चाहिए ताकि मैं इस डीप फॉरेस्ट से निकल के इस बच्ची को उसके हवाले कर सकूं। और फिर हमें इस लैंड हेड का घर दिखाया जाता है, इसे तो आप जानते ही होंगे। और फिर ये इन सब लोगों को बताती है कि आप लोग जानते हैं हमारे इर्द गिर्द एक खतरनाक बीमारी फैल चुकी है और ऊपर से वेट सीजन भी आ रहा है, वो भी बहुत बड़ा मसला है। तो इस प्लेस में हमारे लिए वेट सीजन में रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये चिल्लाता हुआ कहता है ट्राइब लीडर ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये हम पे असाब आ रहा है, अगर तो ये अजाब हमसे खत्म हो जाए तो हम अपने इसी प्लेस में रह सकते हैं। इतने में एन बोलते हुए कहती है कि नहीं ये कर्स नहीं है, हमें अभी के अभी इस विलेज को छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये चिल्लाते हुए कहती है कि हमारे अबाउजदाग यहीं पैदा हुए और यहीं मरे, तो ये हमारी होली प्लेस है, हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। ये चिल्लाते ही कहती है कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है जो बच्चों पे इफेक्ट करती है, तो इससे तो हमारे बच्चे मारे जाएंगे, हमें अपने फ्यूचर को देखना है ना कि हम इस प्लेस को देखें। सारे ट्राइब लीडर से कहती हैं कि अब ये आपका डिसीजन है, हमें क्या करना चाहिए। वीवी यहाँ बैठा मन ही मन में सोच रहा था कि ये एक रेड डेथ की बीमारी है जो कि बहुत तेजी से फैल रही है। और फिर हमें रेड डेथ का बताया जाता है। वीवी कहता है कि रेड डेथ ब्लैक डेथ जैसी ही होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और जल्दी ही जल्दी ये इस ट्राइब तक भी पहुंच जाएगी जैसे इसने बाकी सब ट्राइब्स को खत्म कर डाला है। और वो फिर स्मोग क्लैन के बारे में बताता है कि कैमस स्मोग ने अपने क्लैन के इर्द गिर्द एक हैवी दीवार खड़ी कर दी है जिससे ये बीमारी उस क्लैन तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकती। और उसके साथ साथ कैमस के हैवी लीडर ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए इस बीमारी को अपनी क्लैन से खत्म कर डाला है, लेकिन इस बीमारी की रेंज बहुत ज्यादा तेज है और ये बहुत जल्दी फैलती है। जैसे कि हमने देखा था इससे काफी ज्यादा लोग मर चुके थे दूसरी क्लैंस के, और इस बीमारी को बारबेरियंस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो बारबेरियंस को खत्म कर डालें, और इसका सारा फायदा बास्कर विले क्लैन को जाता है। जैसे कि बास्कर विले क्लैन अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन बारबेरियन
बारबेरियंस पे इस खतरनाक बीमारी से अटैक कर डालती हैं, जिससे काफी ज्यादा बारबेरियंस मारे जाते हैं। और इस तरह बास्करविल अपनी टेरिटरी को इन बारबेरियन से बचा लेते हैं, और ये उनकी बहुत खतरनाक टेक्निक है। और इतने में विवी हाथ खड़ा हुआ कहता है, क्लैन लीडर, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम इस रेड डेथ से बच सकते हैं और इसे रोक सकते हैं। और मन ही मन में सोचता है कि हुगो, इस टाइम मैं तुम्हारा प्लान एग्जीक्यूट नहीं होने दूंगा। और फिर हम देखते हैं इन्होंने एक गोबलिन को रस्सी से बांधा हुआ था और इसे ये पानी के अंदर फेंक के मारने की कोशिश कर रहे थे। और इन सब लोगों ने अपने मुंह में मास्क पहने हुए थे ताकि वो इसकी बीमारियों से बच सकें। और हमें बताया जाता है कि इन गोबलिंग्स ने रेड डेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और इस तरह करते करते वो उन गोबलिंग्स को पानी से निकाल के आग में फेंक रहे थे। एंड विवी को कहती है कि इन गोबलिंग्स ने रेड डेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। फिगर, जैसे तुमने कहा था, रेड डेथ पानी के थ्रू फैलती है। फिगर कहते हैं, हाँ, पानी ही सबसे बड़ी वजह है इस बीमारी के फैलने की, लेकिन जब हम बॉइल्ड वाटर को यूज करते हैं तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो वो कहती है, अच्छा तो चलो फिर इन्हें गर्म पानी में डाल देना चाहिए। ये गोबलिंग्स इसी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इतने में एक एक करके उन गोबलिंग्स को इस बॉइल्ड वाटर में डाला जाता है। जैसे ही वो उसे इस वाटर में डालते हैं तो साथ ही वो मारे जाते हैं। एंड कहती है कि जैसे ही इन्हें पानी में डालेंगे तो ये साथ ही मारे जाएंगे। फिर भी कहते हैं नहीं, इन्हें ठंडे पानी में डाला जाए। साथ ही इन गोबलिंग्स को निकाल के इस ठंडे पानी में डाला जाता है। और ये आपस में बात कर रहे थे कि इन्होंने रेड डेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अच्छा नहीं किया, अब हम इन्हें खत्म कर डालेंगे, क्योंकि ये बीमारी पानी से फैलती है, तो हम इन्हें पानी में डाल के इन्हीं की बीमारी से इन्हें मार डालेंगे। सारी मेड्रियाज वहाँ आती है और इस सारे सीन को देख के विवी को कहती है, गुड जॉब, और कहती है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने हमें इस बीमारी से बचने का तरीका बताया। विवी कहता है, कोई मसला नहीं है, मैं इस क्लैन के एक भी पर्सन को नहीं मरने दूंगा। इस पर्सन को देखते हुए कहती है कि कोई अब ये ना कि ये एक बीमारी है। वो इसकी बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है कि इसका सोल्यूशन वाटर है, तो जैसे अब रेनी सीजन स्टार्ट होने वाला है तो हम पानी से कैसे ही बच सकते हैं। फिर भी कहते हैं, हाँ, किया तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, जब रेनी सीजन स्टार्ट होगा उसके अंदर हम इसे बच तो नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा पानी हमारे गाँव में आ जाएगा। इसी वजह से सिर्फ हम कह रहे थे कि हमें अपने गाँव को यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए। और ये पर्सन कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम अपनी एंसेस्टर की प्लेस को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, तो क्या तुम्हें मेरी बात बिल्कुल नहीं समझ आई? इतने में बीवी कहता है, रुको रुको, मेरे पास इसका भी सोल्यूशन है। मेरे पास जो सोल्यूशन है उससे हम ब्लॉक टेरिटरी को छोड़ के नहीं जाएंगे, बल्कि यहीं रहेंगे। और इतने में रेनी सीजन आ चुका था, जिस वजह से सारे दरिया भर चुके थे और इनमें से अब पानी निकल के गाँव की तरफ आ रहा था, जिसे सारे गाँव डूब जाते थे और उसके साथ ही साथ ब्लॉक भी डूबने वाला था। और ये पर्सन यहाँ चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसे जोर से पकड़ो और ऊपर उसकी गिरा लगा दी जाए। इतने में देखते हैं हम कि वो एक वहाँ ब्रिज बना रहे थे और वो इसे स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो इसे चढ़ के ऊपर जा सके। और इस तरह करते करते इन्होंने हर एक ट्री पे घर बना लिया था, जिससे इन्होंने आपस में सीढ़ी के थ्रू कनेक्ट किया था। और अब इन्होंने अपने गाँव को तकरीबन रेडी कर लिया था। और ये पर्सन कहता है कि अब हम इस ट्रेन से बच सकते हैं और हमारा गाँव भी नहीं डूबेगा। ये कहता है, हाँ, इस सब के पीछे हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्हें हम विवी की तरफ देखते हुए कहते हैं, विवी, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने हमें इस फ्लड से बचा लिया। विवी मन में सोचते हैं, हाँ, ब्लॉक वैली में बहुत ही बड़े ट्रीज थे जिन्हें यूज करते हुए हमने ऊपर घर बनाए और हम इस सिचुएशन से बच गए। इतने में वो बच्ची चिल्लाती हुई बाहर निकलती है और कहती है, अंकल, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। विवी ये जैसे ही इस सीन को देखता है तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। इतने में उस पानी में एक मॉन्स्टर था। साथ ही विवी इन दोनों पर्सन से कहता है, जल्दी वहाँ से साइड पे हटो। और फिर उस पानी से ये मॉन्स्टर बाहर निकल आता है और इन दोनों पे हमला करने लगता है। ये जैसे ही इसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। उस मॉन्स्टर का सीधा अटैक इन पे था और वो इन्हें खा के अपनी भूख मिटाना चाहता था। इतने में ये लड़की अपनी ऑरा एरो से यूज करते हुए इस फिश पे अटैक कर डालती है और ये अटैक एन ने किया था। और एन कहती है, चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, ये हमारी जगह है। और बताती है कि इसे हम कैट फिश कहते हैं। विवी कहता है, ये तो मुसूसा नहीं है। एन बताती है, नहीं, काफी सालों से ये हमारे एरिया के गिर्द घूम रही है और ये हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। हम तो इसे क्या कहते हैं अपनी जुबान में, ये बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। और वो मॉन्स्टर आगे बढ़ता हुआ उनके घर को तबाह कर डालता है। लोग खिलाते हुए नीचे गिर जाते हैं। इतने में विवी आगे बढ़ता है और गुस्से से कहता है कि जो घर मैंने बहुत मुश्किल से बनाए है, ये तो उन्हें तोड़ने में लगी है, मुझे अभी के अभी इसे खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारी मीना को खत्म कर डालेगी। और वो अपनी बेलजी वेब स्वॉर्ड को निकालते हुए इसकी तरफ हमला कर डालता है। उसका एक ही वार इतना ज्यादा खतरनाक होता है जिससे उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा घाव आते हैं और वो दर्द से चिल्लाती हुई वापस पानी में गिर जाती है। विवी इस सीन को देख रहा था और कहता है कि चलो, ये तो मुश्किल मैंने टाल ही दिया तुम लोगों के लिए। ये लोग काफी ज्यादा डरे हुए इस पेड़ पे चढ़े थे और यहाँ ये सब खुशी से विवी का शुक्रिया अदा कर रहे थे और कहते हैं, विवी, तुमने एक बार हमें फिर इस आफत से बचा लिया और तुम अब इस ब्लॉक ट्राइब के हीरो बन चुके हो। यहाँ ये दोनों विवी से काफी ज्यादा जलते थे और ये विवी के इस एक्ट से
बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। मैट्रियार्च मन ही मन में सोचती है, बीवी तुम मेरी तरफ से पास हो, और एन भी इससे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और भी हमें जोम्पी का सीन दिखाया जाता है जहाँ इन्होंने कुछ फूड रेडी किया था और ये बच्ची यहाँ इसे बहुत ही मजे से खा रही थी और ये दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और कहते हैं खाना तो बहुत ज्यादा डिलीशियस था। और ये बीवी की तारीफ करते हुए कहते हैं अंकल आपने बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना बनाया है। एन कहती है बिल्कुल, तुम्हारे अंकल तो बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाते हैं। बीवी कहते हैं मुझे तो याद नहीं है कि तुम्हें मैंने अपने घर में बुलाया था। वो कहती है हाँ तुमने नहीं बुलाया, लेकिन इस यमी खाने की स्मेल ने मुझे तुम्हारी तरफ खींच लिया। वो कहता है ये खाना मैंने तुम्हारे लिए नहीं तैयार किया था। ये बच्ची इनकी बातें काफी ज्यादा हैरानगी से सुन रही थी और कहती है कि मुझे लगता है कि अंकल आप और एन मैरिड कपल हैं। एन इस बात को सुन के खुश हो जाती है और इस बच्ची को अपने गले लगा लेती है और कहती है तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी बच्ची हो, क्योंकि उसने एन की मन की बात कह डाली थी। विवी इस सीन को देख के मन में सोचता है कि ये आपस में इतने ज्यादा क्लोज कभी हो गए। साथ ही विवी के हमें में कोई एंटर होता है। विवी इसे देख रहा था। एन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और हमें दिखाई देता है ये तो ऑन था जो विकर की तरफ आ रहा था और विकर से कहता है कि विकर। ये दोनों काफी हैरानगी से इसे देखते हैं कि इसे क्या हो गया है। एन रोते हुए विवी से कहता है कि मैं तुम्हारे पास आया हूँ क्योंकि तुमने हमारे विलेज को काफी बार बचाया है, तो प्लीज तुम मेरी भी मदद करो। और वो अपनी छोटी बहन को विवी के सामने लिटा देता है और कहता है प्लीज इसे बचा लो। और हम देखते हैं कि इसकी बहन को भी रेड डेथ की बीमारी ने घेर लिया था। विवी अब उसके क्लोज जाता है और उसे देख के कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है, और ऑन से पूछता है कि ये मसला कहाँ से शुरू हुआ। ऑन कहता है कि कल जब हम उन गोबलिंग्स को खत्म करने में लगे थे तो मुझे लगता है कि इसने उस पानी को छू लिया है। एन कहती है कि विवी प्लीज इसकी हेल्प कर दो, ये बच्ची बहुत ज्यादा अच्छी है और हर पर्सन के बहुत ज्यादा काम आती है। साथ ही एक पर्सन उसके हेमे में एंटर होता है। ये उसे देख के काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। ये तो ऑन के अंकल थे और वो ऑन से कहता है कि तुम आपस में इकट्ठे हो चुके हो और तुमने अपने ग्रैंड पा की मान नहीं मानी, जिस वजह से तुम्हारी बहन को ये मसला हुआ है। तुम जब तक इस पागल बच्चे की बात मानते रहोगे तो तुम तब तक बर्बाद होगे, क्योंकि तुम अपने ग्रैंड पा की बात नहीं मान रहे। ऑन चिल्लाते हुए कहता है ग्रैंड पा अब आप बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, अपनी बकवास बंद करो। बीवी इस सीन को बहुत ज्यादा हैरानगी से देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, और उसके ग्रैंड पा उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बाप से भी बड़ा हूँ तो तुम मेरे से कैसे बात कर रहे हो। और वो अपना छाता खोलते हुए वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है कि मैं बहुत बार तुम लोगों को ये बता चुका हूँ ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हम पे ये अजाब नाजिल हुआ है। तुम जो मर्जी कर लो, तुम इस लड़की को नहीं बचा सकते, और एक एक करके इस तरह हमारा ब्लॉग भी तबाह हो जाएगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। ओहन उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। एहन कहती है कि ये बुढ़ा बाबा इसे बिल्कुल तमीज नहीं है। ओहन अब उसकी वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था और सैड होने की वजह से रोना शुरू हो जाता है। इतने में बीवी से तसल्ली देते हुए कहता है कि अगर तुम इसका इलाज करना चाहते हो तो मेरे पास एक तरीका है। ये दोनों उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। विकेट कहता है चलो इसने जिस फर्नीचर को हाथ लगाया है उसे गर्म पानी से धो दो और हर एक जगह सैनिटाइज कर दो और अपने घर के पास हर चीज को धो डालो ताकि इन्वायरमेंट क्लीन हो जाए। क्या तुम ये कर सकते हो? ओहन अपने आंसू पोंछते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कि कहता हुआ वहाँ से चले जाता है। एन कहती है विकेट क्या तुम वाकई इस बच्ची को बचा सकते हो? बीवी कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो कहती है हाँ तुम्हें किस किस्म की मदद चाहिए? बीवी कहता है मुझे इस डीप फॉरेस्ट से बाहर जाना पड़ेगा। ये उसकी बात सुन के शौक हो जाती है। बीवी उसे बताता है कि रुको, अगर मैं इस फॉरेस्ट से बाहर जाऊंगा तो मैं इसके लिए मेडिसिन ला सकता हूँ जो कि इसे इस बीमारी से निकाल सकती है। तो तुम इस तरह का रिएक्ट ना करो अगर तो इस बच्ची को बचाना चाहती हो। ओहन हेमे से बाहर खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा था और हैरान हो जाता है कि अब इस सीन में मुझे क्या ही करना चाहिए। एन चिल्लाते हुए कहती है कि एज अ ब्लॉक मेंबर तुम्हें पता है कि तुम यहाँ से बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते और ये ब्लॉक रूल्स के बिल्कुल ही खिलाफ है, तो मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे सकती। बीवी कहता है कि रुको, अगर मैट्रियार्च को इस बच्चे की कंडीशन बताई जाए तो हो सकता है कि वो मुझे यहाँ से जाने दें। और मेरे पास एक और हल है, जितने भी पर्सन यहाँ है अगर वो इस बात को सीक्रेट रख सके तो मैं जल्दी से जाके इसके लिए मेडिसिन लेके वापिस आ सकता हूँ और मैं भी इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। अब बताओ एन क्या तुम मुझे यहाँ से जाने दे सकी हो? एन उसकी बात सुन के परेशान हो जाती है और मन में सोचने लगती है कि अब मुझे क्या ही करना चाहिए। और इतने में हमें डीप फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लगातार बारिश होने की वजह से काफी ज्यादा पानी जमा हो चुका था और इतने में एन भागता हुआ इस लकड़ियों का सहारा लेते यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। साथ ही उसे पीछे से एक आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे देखता है और कहता है तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो? क्या तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने देना चाहती? एन हमें काफी ज्यादा सैड लग रही थी। एन कहती है तो चलो ठीक है तुम चले जाओ। बीवी कहता है नहीं तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। एन कहती है तो चलो मुझे बताओ तुम्हारे साथ मसला क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? बीवी कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अच्छा तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम इस बच्ची को अपने साथ क्यों लेके जा रहे हो? बीवी इस बात पे खामोश हो जाता है और उसके पास
पास इसका कोई जवाब नहीं होता। एन उसे कहती है कि जब तुम्हारे हाथ से वो स्वॉर्ड निकली मैं उसे भी देख रही थी, और जब तुम्हें उस रेड डेथ के बारे में पता था मुझे वो भी पता था, लेकिन मैंने तुमसे बिल्कुल भी नहीं पूछा कि इन सब बातों का क्या मतलब है। और जब मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ मिली थी और जब तुमने मुझे उस केज से छुड़वा के मुझे कहा था यहाँ से चली जाओ, तो मैं तब से तुम्हारे बिल्कुल साथ ही। और वो बॉस के बारे में बताती है, ये हमने एपिसोड में देख चुके हैं, जहाँ वीवी को कह रही थी कि अब तुम हमारी पार्टी में ऐड हो चुके हो और मेरे स्लेव बन चुके हो, अब तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ये सब बातें मैंने तुमसे कभी भी नहीं की। जैसे तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो चुके थे और तुम्हें काफी ज्यादा दर्द थी, तो मैंने तुम्हें किस करके तुम्हें उस दर्द से निजात दिलाई, और इस तरह मैं तुम्हारी पार्टनर बनी और तुम्हें मैंने बहुत ज्यादा मसलों से निकाला, और एट द एंड तुमने फिर से मेरे पे एहसान किया, मुझे उस बेयर से बचा के और अपनी काफी ज्यादा पावर्स को यूज करते हुए। इस तरह करते करते मैंने तुम्हें उस डीप वाटर में भी उतारा, जिससे तुम रिकवर होके पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए। ये सब बातें मेरे मन में है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन आज तक तुमसे मैंने नहीं पूछी। तो चलो, मुझे इन सब बातों के जवाब चाहिए। अगर तुम इनके बातों के जवाब नहीं देना चाहते तो मुझे सिर्फ एक बात बता दो, क्या तुम वापिस आओगे? बीवी कहता है हाँ बिल्कुल मैं वापिस आऊंगा। वो साथ ही काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है चलो ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। साथ ही बीवी वहाँ से चल पड़ता है और वो कहती है तुम्हें अपना प्रॉमिस याद रहना चाहिए, तुम्हें वापस आना ही पड़ेगा। इतने में हमें ये कैसल दिखाया जाता है जहाँ यह पर्सन सो रहा था। साथ ही वो उठ के देखता है कि यहाँ तो रात हो चुकी है, लेकिन मेरा काफी ज्यादा काम पेंडिंग है जो कि मुझे भी करना पड़ेगा। और वो इस विंडो के पास जाता है और कहता है कि जब इस जगह के ड्यूटी अपॉइंट हो जाएंगे तो मेरा काम काफी ज्यादा काम हो जाएगा। और कहता है कि मैं अभी भी बिलीव नहीं कर सकता जो मैंने विकर के खिलाफ न्यूज सुनी थी कि वो मारा गया है, और बहुत ज्यादा सैड होके कहता है कि मैं उसे आज बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। इतने में भी उस विंडो से लटकता हुआ कहता है कि क्या तुमने मुझे करा है? चीचू उसे देख के बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, ये कौन है? और वो सदमे में चले जाता है और डर जाता है, क्या ये कोई जिन है, क्या ये कोई आत्मा है जो मेरे सामने आ चुकी है? इतने में भी उस विंडो से अंदर आता है और कहता है कि सेक्रेटरी जनरल चीचू कैसे हो तुम, और सब निजाम कैसे चल रहे हैं? चीचू अभी भी सदमे से नहीं बाहर निकला था और वो उसे देख के काफी ज्यादा शौक था, और बीवी से पूछता है कि तुम उस डीप फॉरेस्ट के मॉन्स्टर से लड़ पड़े, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा गाव दी है, और क्या तुम अब बारबेरियंस के साथ रहते हो? बीवी कहता है हाँ अभी के लिए मैं बारबेरियंस के साथ हूँ। चीजू कहता है अच्छा तो मुझे ये बताओ क्या तुम जीनो या नहीं? बीवी कहता है अच्छा तो तुम उस टाइम इस वजह से शौक हुए थे? यार चीचू तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, तुम अभी भी नहीं बदले। चीचू शादी सैड होकर रोना शुरू हो जाता है और कहता है कि आपको जिंदा देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और वो बीवी से कहता है लेकिन ये जो बच्ची आपके साथ है ये बच्ची कौन है, क्या ये बारबेरियंस की कोई बेटी है? बीवी कहता है नहीं, इसकी और मेरी ब्लड लाइन सेम है, तुम हमारी आंखों से देख ही सकते हो। चीचू मन में सोचता है कि अच्छा इनकी आंखें सेम है तो क्या ये दोनों बास्करविले क्लैन से ही हैं? बीवी चीचू से कहता है कि क्या मेरे जाने के बाद तुम इसकी टेक केयर कर सकते हो, इसका नाम पोमेरेन है और तुमने इसकी अच्छी परवरिश करनी है और इसे तालीम तुमने ही देनी है। अब चीचू खुशी में कहता है कि बिल्कुल, काफी समय से आपने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिया तो प्लीज आप इसे मेरे पास छोड़ सकते हैं। बीवी कहता है हाँ ये इतना डिफिकल्ट टास्क तो नहीं है, लेकिन इस बच्ची को तुम्हें काफी ज्यादा सीक्रेट रखना पड़ेगा। अगर तो तुम्हें किसी की हेल्प की जरूरत पड़े तो तुम सैंडीवेज के पास जा सकते हो। चीचू कहता है सैंडीवेज वही जो एक क्रिमिनल थी और उस ऑक्शन से आपने उसे रिलीज किया था, और अब मैं उसे कहाँ तलाश करूंगा? बीवी कहता है क्या तुम्हें याद है वो मैंने एक ऑफिशियल न्यूज दी थी जिसमें मैंने उस बच्ची को $100 कॉइन्स गिफ्ट किए थे? चीचू कहते हैं हाँ हाँ वो फ्लावर सील करने वाली बच्ची। बीवी कहते हैं हाँ बिल्कुल, उसे मैंने स्पॉट किया था, तो अब वो इस बात में मुझे स्पॉट करेगी। अगर तो वो स्पॉट करने से इनकार कर दे तो तुम उसे बताना कि ये हुक्म विकरवैन बास्कर का है। चीचू कहता है ठीक है मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया हूँ, और कहता है कि मेरा आखिरी सवाल विकरवैन बास्कर आपसे है, सर प्लीज मुझे बता दें आप कब वापिस आ रहे हैं? विकर कहता है मेरे पास एक करने के लिए काम है, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तो मैं वापिस आ जाऊंगा, और मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं जल्दी से वापिस आऊंगा, तो अब मुझे जाना पड़ेगा। और मन में सोचता है कि उस बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए मुझे सिर्फ एक बूंद चाहिए उस हॉली वाटर की, जो कि मुझे क्लैन से ही मिल सकती है। ये कहते हुए वो उस बच्ची को चीचू के हवाले करता है और चीचू से कहता है चलो अब मेरे जाने का समय आ चुका है, और वो वहां से बाहर निकल के उस क्यूआ वाइस क्लैन की तरफ बढ़ता है। अब वो उस क्लैन में पहुंच चुका था, लेकिन वहाँ सैनिकों का पहरा था, और सैनिक इस गाड़ी को देखते हुए शॉक हो जाते हैं कि ये कहाँ से आई है, और उसे रोकते हुए कहते हैं कि हमें पहले इस गाड़ी की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी कि इसमें क्या है। ये पर्सन कहते हैं हाँ क्यों नहीं, आप जिस तरह भी चाहें इसे चेक कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ का अपार्टमेंट भी है, लेकिन आप फिर भी चेक कर लें। वो कहते हैं क्या हम इसे खोल के चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल आप इसे चेक कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है। जैसे वो इसे खोलते हैं तो ये डर से जाता है जैसे इसने इसके अंदर कुछ छुपाया होगा। इतने में वो इस ड्रम को बाहर निकाल
निकालते हैं और इसे खोल के देखते हैं और वो मन में सोचता है कि प्लीज आज मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे अगर तुम्हें पकड़ा गया। और वो इस ड्रम को खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर तो ऑयल था और वो कहते हैं अच्छा इन सब के अंदर ऑयल ही होगा, चलो इसे जाने दो। और इसे कहते हैं चलो तुम पास हो गया, अब तुम अंदर जा सकते हो। साथ ही वो इस सेंट मीका क्लैन के अंदर एंटर हो जाते हैं। अंदर एंटर होते साथ ही वो कहता है चलो अब तुम बाहर आ सकते हो। इतने में उस ड्रम का ढक्कन ओपन होता है। वो इस सीन को देख के डर सा जाता है कि अगर हम पकड़े गए तो इसके साथ साथ मैं भी मारा जाऊंगा। इतने में एक पर्सन वहां से बाहर निकलता है जिसने अपने मुंह पे मास्क पहना हुआ था और उसकी सारी बॉडी पे ऑयल ही ऑयल था। और ये कहता है कि तुम 2 घंटे इस पानी के अंदर कैसे बिता गए, ये तो एक ऑयल है, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है हाँ बिल्कुल। इतने में वो आगे बढ़ता हुआ से कहता है ये लो जो मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, ये आग बियर के हॉर्न्स है। वो कहता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। ये क्या था, वो पर्सन वहां से चले जाता है। ये पर्सन यहाँ खड़ा हुआ सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता ये कोई ह्यूमन है बल्कि ये कोई और ही चीज है। 2 घंटे ये इस ऑयल में कैसे बिता सकता है? इतने में वो पर्सन यहाँ खड़ा हुआ इस सारी सिचुएशन को एनालाइज करता है और साथ ही वो अपना मास्क उतार डालता है और हम देखते हैं ये तो विकर वैन बास्कर था। फिर कहता है कि उस ऑयल के अंदर मैं 2 घंटे तक सरवाइव सिर्फ स्टैग रिवर की वजह से कर पाया। उस दिन 7 मिनट जो मैंने स्टैग रिवर में बिताए उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। एनीवेज जो भी है उसकी सक्सेस मेरे तक ही है। और विवी अब हमें से सेंट मीका क्लैन के बारे में बताता है कि ये एक जर्नल क्लैन है जिसके अंदर 1,60,000 लोग रहते हैं और इस क्लैन के अंदर हर एक औरत पर्दा करती है क्योंकि इसके अंदर सेक्स वगैरह चीजों से बहुत ज्यादा दूर आ जाता है। इतने में वहाँ ये घंटी जोर से बजती है। वीवस घंटी को देख के बाद मन में सोचता है कि घंटी बज चुकी है, अब वो समय आ चुका है जिस टाइम ये अपना हर एक काम रोक के अपनी अपनी प्रेयर्स करती हैं। और हम देखते हैं वो सब लोग वहाँ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और अपनी प्रेयर्स में मशगूल हो जाते हैं। बीवी बड़े आराम से उनमें से चलता हुआ वहाँ से निकल जाता है और अब वहाँ रात हो चुकी थी और विवी अब इस कुएं के पास पहुंच चुका था और अपना मास्क पहन के अपने आइडेंटिटी को छुपा चुका था। और अब वो इस पॉइजन को निकालता है और इस कुएं के अंदर फेंक देता है और कहता है कि ये रेड इंफेक्शन अब इस कुएं के अंदर फैल चुका है जिससे अब वो इस क्लैन को तबाह कर डालेगा। जो भी यहाँ से पानी पिएगा वो इस बीमारी का शिकार हो जाएगा जिससे इस क्लैन के लोग मारे जाएंगे। इतने में ये बच्ची आगे बढ़ती है और कहती है हे तुम कौन हो और ये क्या कर रहे हो? और जैसे ही विकर उनकी तरफ देखता है तो ये डर जाते हैं और कहते हैं ये तो कोई आम पर्सन नहीं लग रहा, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। विकर चिल्लाते हुए कहता है हेलो मेरी तरफ देखो और उन बच्चों को डराते हुए कहता है कि ये कुआं अब बीमारी से भर चुका है तो यहाँ से जो भी पानी पिएगा वो मारा जाएगा। ये बच्चे बहुत ज्यादा डर चुके थे इसकी बात से और इन्हें आखिरी बार कहता है कि मेरे अल्फाजों को ध्यान से सुनना। वो बच्चे चिल्लाते हुए वहां से भाग पड़ते हैं कि यहाँ जिन आ चुका है और इसने इस कुएं को खराब कर दिया है, अब यहाँ से जो भी पानी पिएगा वो मारा जाएगा, हमें यह खबर सारी क्लैन में फैला देनी चाहिए। बीवी कहता है चलो इन बच्चों को बताने से ये तो हुआ, अब इस कुएं से कोई भी बच्चा पानी नहीं पिएगा जिससे सारे बच्चे बच जाएंगे। और फिर हमें ये कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें बताया जाता है कि अब वो समय आ चुका है जिस टाइम ये सबको वो पानी पिलाएंगे जिसकी मुझे जरूरत है। और बीवी कहता है कि क्या आप मुझे आगे बढ़ के उस $100 से मिलना चाहिए। और इतने में उस महल से एक शहजादी निकलते हुए बाहर आती है।